Hi everyone, this is Devshri Singh. Today in this video, I will be discussing with you all why psychology is the best optional subject for UPSC CSE. क्यों आपको साइकोलॉजी ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए और किस तरीके से ये सबसे बेहतरीन ऑप्शनल सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में एक टॉप रैंक हासिल करने के लिए। बहुत बार ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि साइकोलॉजी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड इसे बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। मैं आप सभी के साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ सके कि साइकोलॉजी ऑप्शनल कितना इंटरेस्टिंग है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, एप्लीकेबल है एंड हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या ऐसे रीजंस हैं जो सपोर्ट करते हैं कि साइकोलॉजी ऑप्शनल अगर आप लेते हैं सीएससी के लिए तो वो आपके लिए एक सबसे सूटेबल ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। सबसे पहली चीज़ जो आप सभी को देखनी चाहिए वो ये है कि एक स्टैटिक और अप्लाइड पोर्शंस का बहुत ही अच्छा ब्लेंड है इसके अंदर। हमारे पास में साइकोलॉजी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कम्प्लीटली स्टैटिक हैं, जिनको आप अगर एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अपने आंसर्स में एक्सप्लेन करना होता है या उनके लिए कोई पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स, यू कैन से स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की प्रेजेंट करनी होती हैं। दिस इज़ अ ह्यूज स्टैटिक पार्ट विच वी आर कवरिंग इन पेपर वन, राइट? स्टैटिक पार्ट इन योर पेपर वन। अब एप्लीकेटिव पार्ट जो आप देखते हो पेपर वन में पढ़ी हुई चीज़ों को ही आप पेपर टू के अंदर अप्लाई करना शुरू कर देते हो। बिकॉज यू आर अप्लाइंग दीज कॉन्सेप्ट्स योर, इट बिकम्स द एप्लीकेटिव पोर्शन। ये बहुत ही नोन फील्ड्स के अंदर है, नथिंग टू कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, हम एजुकेशन को कैसे बेटर बना सकते हैं बच्चों के लिए, टीचर एंड लर्नर रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अल्टीमेटली साइकोलॉजी को एजुकेशन फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, साइकोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं बेटर वर्कफोर्स के लिए। ऐसे ही आप देखें तो मिलिट्री के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स को डेवलपमेंट तक लेके जाने के लिए हाउ कैन यू यूज़ साइकोलॉजी, रिहेबिलिटेशन के अंदर, मीडिया के इन्फ्लुएंसेस समझने के लिए, आईटी एंड साइकोलॉजी का मर्ज लेकर आने के लिए, राइट? इन सभी में एंड ऑफ कोर्स देर आर मोर सच यूनिट्स जिसमें आप साइकोलॉजी की एप्लीकेशंस को स्टडी करते हो। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एज वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है एंड जिसके चलते वो ये सब्जेक्ट लेते हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ कि वो इंटरेस्ट के बेसिस पर आते हैं एंड दे आर एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल। कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसे हैं जो आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। इट्स मोर लाइक योर लाइफ विच यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग अबाउट लर्निंग इन अ साइंटिफिक मैनर। ये इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो, आप ब्लेंड भी है स्टैटिक और अप्लाइड का बहुत ही अच्छा। आपकी कोई भी एक स्ट्रेंथ है अगर इन दोनों में से, तो आप वहाँ पे अच्छा स्कोर करोगे एंड दूसरी डायमेंशन पे भी स्कोर करना मुश्किल नहीं है। बहुत बच्चों को लगता है कि पेपर टू में मार्क्स कम आएंगे, मगर पेपर टू जो कि एप्लीकेटिव पार्ट है वहाँ पर बच्चों की मार्क्स कम एफर्ट के साथ में भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। एंड अगर आप सिग्निफिकेंट और सीरियस सिंसियर एफर्ट डालोगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर रियली रियली हाई मार्क्स हियर। ये ओवरऑल पेपर वन पेपर टू दोनों ही स्कोरिंग है। अगर देखा जाए तो जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल हैं उनमें से कुछ ही सब्जेक्ट्स का हाई सक्सेस रेट है एंड साइकोलॉजी उन्हीं सब्जेक्ट्स में से एक है जहाँ पर सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अभी डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि साइकोलॉजी की जो स्ट्रेंथ है, जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कम स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो नेचर है वो थोड़ा साइंटिफिक भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिंपल ह्यूमैनिटीज़ के बाकी सब्जेक्ट्स की तरह हो। बिकॉज सब्जेक्ट का साइंटिफिक नेचर है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो आपको भी इस ब्लेंड के साथ में थोड़ा अडाप्ट करना पड़ता है। काफ़ी लोग जो हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं एंड यहाँ पर आप देखोगे कि ऑलरेडी लोगों के मन में एनजाइटी है, फियर है, तो जिसके चलते लोग ज़्यादातर ऑप्शनल को लेते नहीं हैं। अब जस्ट बिकॉज अदर ऑप्शनल्स में थोड़ी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है या उसको ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया क्योंकि वो प्योर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके चलते आप देखते हो कि कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जो साइकोलॉजी ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं। बट अगर इस सब्जेक्ट में बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं और वही मेंस तक पहुंच रहे हैं और उसके बाद में वहाँ से रिजल्ट्स में भी अच्छी रैंक्स लेकर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दो एडवांटेजेस मिलते हैं। सबसे पहला, सक्सेस रेट उसका बाकी सब्जेक्ट्स जैसा ही है जो टॉप परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स हैं। ऑन टॉप ऑफ इट इसके अंदर बाकी सब्जेक्ट्स की तरह कंपटीशन कम है।
क्योंकि स्ट्रेंथ कम है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं ले रहे हैं, कम स्टूडेंट्स हैं, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आपको मेंस एग्जामिनेशन में हार्डली 150 to 200 स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो साइकोलॉजी के साथ एग्ज़ाम लिखते हैं, एंड वहाँ से एक अच्छी रैंक निकाल पाना बहुत आसान है अगर आपने अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है। जबकि बाकी अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे हज़ारों बच्चे उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर अपने एग्ज़ाम्स लिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से चाहे वहाँ पे ज़्यादा लोग अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आगे बढ़ रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको देखना रहेगा कि ये यूनिकनेस अपने आंसर्स में साइकोलॉजी में लेके आना बहुत ईजी है इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अगर देखो तो साइकोलॉजी हमारे ही बिहेवियर में रूटेड है, इसके लिए आपको कोई प्लेन बोरिंग थ्योरीज पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ आप अपनी डे टू डे लाइफ में जिन बिहेवियर्स में एंगेज करते हैं, जिस तरीके की लाइफ अपने बचपन से लेकर आज तक गुजारी है या बिताई है, आप देखोगे कि ज़्यादातर साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स उन्हीं लाइंस पर हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स इज़ कि हमें ये सब कुछ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज आपने इंडियन सोसाइटी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके रखा है। आपको यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स का पता है, राइट, लोगों के माइंडसेट का पता है, लोगों की लिमिटेशंस का पता है। एक कम्प्लीटली आपके ही एनवायरनमेंट के बारे में आप लोग यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल वर्बियाज को समझने की कोशिश कर रहे हो। बिहेवियर वही रहते हैं, लोग वैसे ही रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी वही रहती हैं। आपको समझना है कि एक्चुअली में ये सब हो कैसे रहा है, लोग ऐसे बिहेवियर में एंगेज करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर हमको उनका बिहेवियर चेंज करना है तो हम उसको चेंज करने के लिए किस तरीके के एफर्ट्स ले सकते हैं। दिस इज़ वॉट यू लर्न हियर। ऑब्जर्वेशनल, अगर आपके पास में ये एबिलिटी है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो मैंने देखे हैं, काफ़ी लोगों को जिनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है, वो इस तरीके के लोग होते हैं जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद करते हैं, जिनको लोगों का आपस में इंटरेक्ट करना, लोगों का किसी एक्टिविटी में एंगेज करना या अपने आसपास हो रही चहल पहल को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जबकि रियलिटी में कुछ और भी हो सकता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत काम आती है साइकोलॉजी में। ऐसी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आपको चीज़ें समझने में और प्रेजेंट करने में बहुत आसानी होती है। एंड एक साइंटिफिक टेम्परामेंट अगर आपका है, आप समझ पाते हैं कि कोई भी चीज़ हम जो यहाँ प्रेजेंट करते हैं वो रैंडमली नहीं प्रेजेंट करी जा रही है, वेगली नहीं प्रेजेंट करी जा रही है, बल्कि एविडेंसेस के बेसिस पे प्रेजेंट करी जा रही है। तो ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच जो है फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोच आपको बाकी एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलती है। इट इज़ नॉट कि सिर्फ साइकोलॉजी में है, हर एग्ज़ाम के अंदर आपको कुछ पोर्शंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको एविडेंस बेस्ड अप्रोच ही यूज़ करनी पड़ती है। एंड अपने आंसर्स में हाई क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए इट इज़ ऑलवेज गुड टू शो सच एविडेंसेस। इस सब्जेक्ट की जो यूटिलिटी है वो आपके जीएस पेपर में भी है एंड एसए पेपर में भी है। तो ये सोचना सिर्फ कि साइकोलॉजी कहीं और यूज़फुल नहीं है एंड आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन। दिस इज़ समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू पॉपुलराइज सो दैट नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग ऑन दिस साइड। बट द रियलिटी इज़ कि GS1 के अंदर आपके बहुत सारे साइकोलॉजी के पोर्शंस यूज़ होते हैं, GS4 के अंदर सिग्निफिकेंटली साइकोलॉजी के पोर्शंस आते हैं। ऐसे पेपर में आपको साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करने में बहुत आसानी होती है और आप बहुत अच्छे एसेज लिख पाते हो। GS2 के अंदर जो है बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, मगर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इवन सेम गोज़ फॉर GS3 एज वेल। GS1 एंड 4 में मैक्सिमम यूटिलिटी, ऐसे पेपर में भी मैक्सिमम यूटिलिटी। GS2 एंड 3 में इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन विच यू आर आस्क्ड, यू विल बी एबल टू यूज़ योर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू प्रेजेंट योर आंसर्स बेटर। यहाँ पर उसके अलावा अगर आप देखें तो आपकी जो बुक लिस्ट है वो भी एक लिमिटेड ही है जो आपको फॉलो करनी है। आपकी यहाँ पे जो अप्रोच रहेगी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स बनाने की अप्रोच रहनी चाहिए। बिकॉज देखो, आपको रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए रिविज़न सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब रिविज़न करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लिमिटेड बुक्स को स्टडी करें एंड हमारे जो हम वहाँ से नोट्स बनाते हैं वो रिविजन फ्रेंडली एंड वेरी फोकस्ड नोट्स, राइट, फॉर हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के हिसाब से बनाए जाएं। अगर आप इतना करते हैं तो अगेन आपके चांसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि आप बहुत अच्छी रैंक और बहुत अच्छा स्कोर इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ला सकते हो। आई डोंट थिंक ये बताने की आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी कि ऑप्शनल के जो मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑप्शनल आपको 500 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है। अब देखो, ठीक है, रियलिस्टिकली बात करके चलते हैं, 250 मार्क्स का
एक पेपर है ऑप्शनल का, 2 पेपर 500 मार्क्स के हो गए। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप 500 मार्क्स ला सकते हो, नहीं आएंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ यूपीएससी इज इवेल्युएटिंग योर पेपर्स, बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू स्कोर 300 plus, 320, 330, 340, it is very much possible. Yes, it will be dependent on the given year when you are writing your exam. It will depend on the nature of question paper set for that given year, but yes, it is very much possible that you can score a very very high score when you talk about these optional subjects, or you talk about psychology optional subject as such. So it is important that we change the perception and we look at the subject for what it is very famous, right? आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, right? वेदर मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो पॉइंट है ही नहीं है, क्योंकि ये इतना ईजी है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, यही आपकी रियल लाइफ के साथ में ज़्यादा कनेक्ट करता है। और अगर आप लाइफ लीड कर रहे हो तो इट इज़ वेरी अनफेयर टू से कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। जब रोज़ उस चीज़ को जी रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो समझ में कैसे नहीं आएगी? दिस इज समथिंग विच इज़ अ very wrong argument people give. I do understand that there's just one part where when you talk about the research portions, right, वहाँ पे थोड़ा टेक्निकल है, उसके लिए भी it is not that difficult। वहाँ पे भी रिपीटेड आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एंड नॉट जस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ओनली फॉर रिसर्च। पूरे पेपर 1 में एंड पेपर 2 में अगर आप लास्ट 5 to 6 ईयर्स के, 7 ईयर्स के, 8 ईयर्स, जितने मर्जी चाहो लास्ट ईयर्स के पेपर्स उठा के देख लो, मिनिमम 5 ईयर्स का आपको फॉलो करना चाहिए ट्रेंड, राइट? रीसेंट 5 ईयर्स अगर आप उसको चेक करोगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के अंदर रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एज इट इज़ डिट्टो क्वेश्चन उठाकर आपको बार बार पूछा जा रहा है। अगर आप देखें तो हमारा सिलेबस भी रिपीटेड है, बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं जो मल्टीपल यूनिट्स के अंदर कवर किए जाते हैं, एंड इनके क्वेश्चंस भी मल्टीपल यूनिट्स में ही स्प्रेड होते हैं। तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू स्कोर, it becomes very easy to make your notes, it becomes very easy to revise it. And considering the way trends are changing in UPSC, wherein the approach is moving more towards applicative side, साइकोलॉजी इज़ योर वन सच सब्जेक्ट जहाँ पर आप देखोगे कि यही एप्लीकेटिव पार्ट आपको प्रेजेंट करने में बहुत आसानी होगी। दिस इज़ दी ओनली वन सब्जेक्ट जहाँ पर आप बहुत ही बढ़िया ईज़ के साथ में अपने थॉट्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को आसानी से प्रेजेंट कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स में यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू क्रैम इट, बट हियर इट कम्स वेरी नेचुरली। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, द एप्लीकेशंस आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू। नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पर आप यूजेबल आंसर टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो सेम लाइंस के ऊपर ही आते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो या तो सोसाइटी में चेंज, सोशल चेंज लाने के ऊपर फोकस करते हैं, या तो फिर इंडिविजुअल के बिहेवियरल चेंज के ऊपर फोकस करते हैं। एक जो मेन फोकस यहाँ पर आ जाता है वो हमारी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के ऊपर आता है। हम देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं लाइंस पर आएंगे। जब मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं लाइंस पर हैं तो हम यहाँ पर चेंज ओरिएंटेड राइट एक टेम्पलेट बना सकते हैं जिसके अंदर हम सारे पॉइंट्स बता दें कि किन किन फैक्टर्स के थ्रू या किन किन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशंस के थ्रू हम यहाँ पर चेंज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वंस यू हैव इट, यू कैन प्रेजेंट दैट इन मैक्सिमम ऑफ योर पेपर 2 आंसर्स। आई डू प्रोवाइड सच टेम्पलेट्स टू माई स्टूडेंट्स, not just an answer template but also a template wherein how you should be presenting your answers both for paper 1, for paper 2, for your comparative questions, for your non-comparative questions, for questions wherein you have less content to present, for the questions where you have too much content to present. For every kind of questions I discuss what should be a suitable model or a suitable template which they should be following. So all these things are available. It is not the case that it is not available. It is available. I am teaching for so many years and students are able to understand everything. They are able to implement everything. A lot of students are finding it very easy not only to apply it in psychology but also to take it forward and apply it in GS. The principles and the things which I am teaching are extremely useful for your GS paper, for your essay paper, apart from your psychology paper. तो जो भी आप यहाँ पढ़ते हो वो सब यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है।
इन टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्शंस मिलते हैं। इंटरकनेक्शंस अगेन यूपीएससी की जो डिमांड है, जो नीड है, उसको एक तरीके से इनहेरेंटली फुलफिल कर रहे हैं। आने वाले ईयर्स में जब जीएस में, बाकी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अप्लाइड और एप्लीकेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पर साइकोलॉजी में वो बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी वैसे ही क्वेश्चंस हमें अभी भी पूछे जाते हैं। अगर इसके अंदर एप्लीकेटिव क्वेश्चंस का नंबर बढ़ता भी है, तो ये इंटरकनेक्शंस की वजह से आपके लिए आंसर्स लिखना और अच्छे मार्क्स स्कोर करना और भी ईजी हो जाएगा। वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इज़ कि हम हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से करते चलें। अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिग्निफिकेंटली होती है, देन इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन दैट यू विल बी एबल टू स्कोर 300+ in psychology with ease. This is another reason why you should be going for this optional subject. Moving on to the next part, it is your utility of current affairs. Current affairs आप सभी लोग जीएस के लिए पढ़ते हो। जीएस में आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, उन पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम्स को बहुत डिटेल में स्टडी करते हो। आप स्टडी करते हो एक गिवन पर्टिकुलर, लेट्स से गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, वो किस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों इंट्रोड्यूस करी गई, all the factual information you try to learn. But in psychology, even if I have to learn about government scheme, I do not have to use all this information. What I need to use it, that what is the importance, किन के लिए है, इम्पॉर्टेंस क्या है, और कैसे या किस तरीके की प्रॉब्लम को ये हमारी जो स्कीम है वो एड्रेस करेगी। यहाँ पे कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर एग्जांपल एजुकेशन। If you talk about mental health, these are certain portions wherein government schemes are extremely useful to answer. NGOs की बात करी जा सकती है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लोगों को डिसएडवांटेज ग्रुप से डेवलपमेंट ग्रुप की तरफ बनाने में जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं उनके ऊपर बात करी जा सकती है। एजुकेशन के लिए स्कूल्स के, गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स आते हैं उन सभी इनिशिएटिव्स को यूज़ किया जा सकता है। आप करेंट अफेयर्स से साइकोलॉजी ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पर इन न्यूज़ आइटम्स को पिक करके बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। करना ज़रूरी भी है, बिकॉज़ अगर हम सिर्फ अपना स्टैटिक या एप्लीकेटिव पोर्शन लिख कर आ जाते हैं तो उससे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स स्कोर करो एंड आप उसको 300+ लेकर जाओ, तो इसके लिए उन्हीं करेंट अफेयर्स को साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के साथ में मर्ज करते हुए प्रेजेंट करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जितने अच्छे से आप उसको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, आप देखेंगे कि उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा अपने चांसेस जो हैं अच्छा स्कोर करने के बढ़ाने का। आप जितना आप यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करते हो, चाहे जीएस में आपका एवरेज स्कोर भी होगा, ऑप्शनल का जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं उसके लिए कॉम्पनसेट कर देगा, एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू गेट योर डिज़ायरेबल रैंक। सो इट इज़ वन सच सब्जेक्ट जहाँ पर आपको पढ़ने में आसानी होती है, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आपकी रियल लाइफ के साथ में एसोसिएटेड हैं। आपको चीज़ें समझने में, नोट्स बनाने में आसानी होती है, बिकॉज ज़्यादातर सिलेबस रिपीटेड है, ज़्यादातर टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो रिपीटेड हैं, क्वेश्चंस भी रिपीटेड हैं, टॉपिक्स भी, क्वेश्चंस भी, एंड ऐसे में प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। आंसर टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, मॉडल आंसर्स तक आई हैव प्रोवाइडेड, विच मीन्स दैट देयर इज़ नथिंग विच इज़ पेंडिंग और यू कैन से विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यू। Everything is available. You just have to look at the syllabus. You have to come and attend these classes and understand that whether this is a subject which clicks with you or not. Interconnections make your answers really appealing, and you will be able to score high. Current affairs is another value add element which is helping you score high. Comprehensive courses for paper 1 and paper 2 for psychology optional are available at an academy. I am covering both the papers comprehensively. There are classes on answer writing practice as well. So apart from your syllabus discussion, previous year questions discussion, course completion, I'm also doing answer writing practice. I help my students in terms of understanding how to make their notes, how to organize their notes, how they should be thinking about their answer structure, how they should be writing their answers, how they can make their answers more interesting, more presentable. Each and everything I am providing to all of you. What you need to know is that you have to give it a try. You have to check out the syllabus for psychology optional, and in case you want to inquire and understand more about the optional subject, you know that you can come to any of my special classes at an academy, preferably AMA sessions, ask me anything sessions, wherein you can come and discuss with me the scope of this particular syllabus, the scope of you being able to perform in this subject. There is one constant query which I have been receiving,
which is that I come from a non-psychology background. Is it a good idea to take psychology optional? Then let me clarify it for once and for all. Doesn't matter which background you have. You are from psychology background, you are from non-psychology background. In non-psychology, you are coming from commerce side, medical side, non-medical side. Everything is completely cool. This is one such subject which you have seen is related to your life, and thus it is going to be extremely easy for you to understand the concepts, learn these concepts, and present these concepts. It is not such a difficult subject as you are perceiving it. Or I would actually say that for what we need for our UPSC CSA examination, the syllabus is very very easy. You just have to understand that this is one such subject जिसको आप बहुत आसानी से जिसको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। आपके नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से होने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसान रहेगा। एंड कहीं भी अगर आप डिफ़िकल्टी फेस करते हो तो आई एम देयर, आई एम अवेलेबल, यू कैन कनेक्ट with me, you can talk to me, and I'll be happy to help you out with that, right? So there will be no major issues which you will be facing. Just ensure that you check out the syllabus and PYQs and see whether you are really interested in studying human behavior. Are you interested or curious about understanding human behavior? If that is something which clicks with you, then I'll say you should go ahead. You should come to classes, give it a try, understand, and in case you have any query, you want to just connect and understand more about the syllabus or the questions or the subject, please feel free to connect with me in Unacademies. Ask me anything special classes. I am completing full courses, paper 1, paper 2 as informed. So in case you are interested, you want to subscribe for that, use code Devshri Singh and enroll for the courses. Every 3 to 4 months I launch new courses. You can enroll in any of these courses. Right now I am running a batch. I have started recently, November 1 को ही शुरू किया है मैंने। तो अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हो तो आप इसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाली अगली 2 वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ में सिलेबस जो है पेपर 1 का एंड पेपर 2 का, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करूँगी। सो डोंट forget to subscribe to the channel, and also ensure that you are watching all these videos, and in case you want to connect with me, you are setting a reminder for yourself that every month I'm taking 2 AMA sessions. You can come to any of these sessions to get answer for your queries. Thank you so much everybody. Do take good care of yourself. I'll see you all in the next video.